हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इससे पहले वाले सेशन में जो है हम लोगों ने प्रश्न संख्या 30 तक जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 31 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 31, कलहड़ राजत रंगड़ी में कुल कितने तरंग है? कलहड़ के द्वारा जो लिखा गया राजत रंगड़ी है, इसमें कुल कितने तरंग है? तो कलहड़ कृत राजत रंगड़ी में कुल 8 तरंग है। शुरू में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले वाला जो सेशन है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 32 है, कलहड़ की राजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? कलहड़ की राजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया, उसको आगे लिखा? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जुनराज एवं श्रीवर। जुनराज और श्रीवर ने कलहड़ की जो राजत रंगड़ी थी इसको आगे बढ़ाया, इन्होंने कंप्लीट किया। कश्मीर के हिंदू राज का इतिहास हमें कलहड़ की राजत रंगड़ी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जुनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहड़ की राजत रंगड़ी को जो है आगे विस्तारित किया था। 33 है, सौदरानंद किसकी रचना है? सौदरानंद किसकी रचना है? सौदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राज कवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बोधचरित, सौदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बोधचरित्र, सौदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण इनकी रचनाएं हैं, 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, कौन थे? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। ये जो 3 नाटक ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, रट जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन को जो है हर्षवर्धन ने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचना की थी। तो हर्षवर्धन के नाटक को याद रखिएगा। 35, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? यानी हर्ष के द्वारा किन 3 रचनाओं को लिखा गया था? तो देखिए, अगर बात करें तो अगर थोड़ा सा भी आपने अगर ध्यान दिया है तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दे पाएंगे। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। देखिए, यहां भी सामने भी दिख रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 36, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी? किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी? वह कौन सा नाटक है जिसने हर्षवर्धन लिखा था, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई जो नाटक है वह है प्रियदर्शिका। 37 नंबर है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय जो ग्रंथ है इनमें से वह है आपका बृहत संहिता, यानी सी ऑप्शन। बृहत संहिता गुप्त काल में वरामिहिर के द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है।
38 प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर ये क्यों प्रसिद्ध थे? इनकी ख्याति क्यों थी आपको बताना है। क्योंकि ये नाटकार थे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर ये प्रसिद्ध नाटकार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटकारों में भवभूति का नाम जो है प्रमुखता उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर चरित, याद रखिएगा, महावीर चरित, मालती माधव, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित्रम ये सभी हैं। हस्तिमल होयसल राज के प्रसिद्ध नाटककार और कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की जो है रचना की थी। 39 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताइए कौन सही सुमेलित है? तो सही जवाब है पहला, मृक्षकटिकम के द्वारा, मृक्षकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आगे बताइए, बृहत जो बुधचरित है, बुधचरित के लेखक कौन है? बुधचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि और चतुर्थ बौ संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष के द्वारा की गई थी। अश्वघोष याद रखिएगा, बुधचरित के जो रचनाकार हैं कौन है? अश्वघोष। मुद्रा राक्षस सही है विशाख दत्त के द्वारा, हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बुधचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं किया था बल्कि कनिष्क के राजकवि और चतुर्थ बौ संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का जो गौतम बुद्ध है इनके जीवन का सरल और सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टियर से की जाती है। यह भी याद रखिएगा, अश्वघोष की तुलना किन किन से की जाती है? मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टियर से। 40 नंबर है, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा अमरसी हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इनमें से कौन सा सही है आप बताइए। इनमें से जो सही है वो है आपका केवल तीसरा स्टेटमेंट, यानी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, केवल तीसरा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल वैज्ञानिक वरामिहिर, चौथे कुशकार शब्दकोश निर्माणकर्ता अमरसी, पांचवें वास्तुकार शंकु और छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क, सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि और आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा नौवें अगर बात करें तो नौवें रत्न घटकर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, जबकि पाणिनि संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित व्याकरण रचना है, तो याद रखिएगा। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट जो महाकवि थे वो कालिदास थे। अगले क्रम पर अगर बात करें तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल वैज्ञानिक वरामिहिर थे। चौथे कोशकार अमरसी थे। पांचवें वास्तुकार शंकु और छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क थे। सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि और आठवें जादूगर बेताल भट्ट थे। नौवें रत्न घटकर पर ये जो थे महान कूटनीतिज्ञ थे, ध्यान में रखिएगा। 41 है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथकार, दूसरे तरफ मूल ग्रंथ का नाम दिया गया है, तो मिलान करते हैं, देखते हैं सही जवाब क्या है। जैसे वरामिहिर,
वराहमिहिर जो है, इनका जो संबंध है, इनका जो मूल ग्रंथ है वो क्या है, तो बृहत संहिता। वराहमिहिर, बृहत संहिता। विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक का संबंध जो है वह मृक्ष कटिकम, और विलहण का जो संबंध है किससे है, तो विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित, यानी सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की सर्व प्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। मृक्ष कटिकम शूद्रक ने लिखा है, तथा विक्रमांक देवचरित्र बिलहण की कृति है, बिलहण के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है, और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। 42 निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो स्रोत है वो कौन सा है। तो देखिए, परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो स्रोत है, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी, यानी पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही जो है ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जो स्रोत हैं, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, और भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख, और उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। देखिए, पद्मगुप्त के नवसाहसांक चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से जो है बताई गई है। 43 निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कर्पूर मंजरी का जो संबंध है हर्ष से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी के जो तीन है बी, सी और डी, ये सही सुमेलित हैं। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष के द्वारा नहीं, बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर के द्वारा की गई थी। तो कर्पूर मंजरी की रचना किसने किया था, राजशेखर। 44 नंबर है, शाकुंतलम किसने लिखा है। शाकुंतलम किसने लिखा है। शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो देखिए याद रखिएगा कालिदास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। पहला है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम। कालिदास के जो 7 ग्रंथ है इसको रट जाइएगा। पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मेघदूतम, चौथा ऋतु संहारम, पांचवा मालविकाग्निमित्रम, छठा विक्रमोर्वशीयम, सातवां अभिज्ञान शकुंतलम। और इनमें प्रथम 2 महाकाव्य जो है, इनमें जो प्रथम जो है महाकाव्य वो कौन कौन से हैं, तो रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य हैं। और अंतिम के जो 3 नाटक हैं, मतलब कि अंतिम के जो 3 हैं वो क्या है, नाटक ग्रंथ है। तो प्रथम 2 महाकाव्य हैं, पहला दूसरा, यानी रघुवंशम कुमार संभवम। इसके बाद मेघदूतम ऋतु संहारम जो है ये क्या है, ये आपका मतलब कि 2 खंड काव्य हैं। और अंतिम जो 3 हैं वो क्या है, जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक ग्रंथ हैं। 45 कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, यानी कालिदास के द्वारा कौन सा कृति नहीं लिखा गया है, इनसे संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा मृक्ष कटिकम, यानी ऑप्शन ए। मृक्ष कटिकम कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। 46 कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। इसका सही जवाब हो जाएगा अग्निमित्र, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र के बीच का जो है मतलब कि प्रसंग है। मतलब कि 5 अंकों का ये नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा जो है वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। 47
प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? सही जवाब है मालविका अग्निमित्र यानी बी ऑप्शन। 48 स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? सही जवाब है भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक जो है उपलब्ध है, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोण राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता जो है जयदेव है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है और प्रत्येक सर्ग गीतों से जो है समन्वित है। 50 गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन यानी डी ऑप्शन। 51 है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? तो सही जवाब है जयदेव। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 52 है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। एक तरफ रचनाएं, दूसरे तरफ विषय दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? अष्टांग संग्रह का जो संबंध है आयुर्विज्ञान से है। 10 रूपक का जो संबंध है किससे है? तो 10 रूपक नाट्य कला है। लीलावती का जो संबंध है किससे है? लीलावती ये गणित है और महाभास व्याकरण। यानी सही ऑप्शन जो दिया गया है देख लेते हैं बी ऑप्शन। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से, महाभास व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। 53 तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तुम्हारा जो अधिकार है कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यानी कर्म करना चाहिए, फल की जो है चिंता नहीं करना चाहिए। सिंपल वे में अगर बात करें तो यह किस ग्रंथ में कहा गया है आपको बताना है। अगर बात करें तो यह कथन गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, कर्म करना चाहिए, फल की प्राप्ति पर जो है नहीं। यानी फल की जो चिंता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 54 है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। सही जवाब है संगम साहित्य, ऑप्शन ए। संगम साहित्य मुख्यतः सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित दक्षिण भारत की प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं जो भारत के व्यापारिक मार्गों के संबंध में प्रायः मौन है। मिलिंद पनहो एवं जातक कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का विशद जो है वर्णन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 55 है जो यहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? जो यहां है वह अन्यत्र भी है, यहां है तो सब जगह है, और जो यहां नहीं है कहीं भी नहीं है, यह कथन जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में। महाभारत में ये जो कथन है कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। 56 प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वह कौन सा है?
प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वह है आपका पंचतंत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः यह संस्कृत में रचित था। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा को माने जाता है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रुडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से भी अधिक भाषाओं में और 200 से अधिक जो है स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर अदानी शीर्षक के तहत जो है कराया गया था। 57 पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ लेखक और दूसरे तरफ ग्रंथ दिया गया है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। अगर बात करें तो जो सर्ववर्मा है, सर्ववर्मा, इनका जो संबंध है सर्ववर्मा का किससे है, बताइए सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन छोड़िए, पहले मिलान कीजिए, मिलान करने के बाद ऑप्शन देखिएगा। सर्ववर्मा के बारे में अगर बात करें तो इनका संबंध कातंत्र से है। सर्ववर्मा कातंत्र। शूद्रक का जो संबंध है किससे है? शूद्रक मृक्षकटिकम। और विज्ञानेश्वर का जो संबंध है किससे है? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। और कलहण का राजतरंगड़ी। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सर्ववर्मा कातंत्र, शूद्रक मृक्षकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, और अगर बात करें तो कलहण राजतरंगड़ी। 59 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए, ऑप्शन को बाद में देखिएगा, पहले स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये आईएएस प्री 2021 में पूछा गया था। इसमें जो मतलब कि स्टेटमेंट सही है वो केवल अगर बात करें तो केवल दूसरा है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि अगर बात करें तो दाय भाग व्यवस्था में पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। यह दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाय भाग की रचना जिमुतवाहन ने की थी। और यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है, नियम है। पहला असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार पर जो है दावा कर सकता था, जबकि दाया भाग व्यवस्था में, दाया भाग जो व्यवस्था है इसमें पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। इस प्रकार दूसरा कथन सत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों से या पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर जो है विचार करती है। इसीलिए तीसरा कथन असत्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या 60 है, 60 नंबर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन बीजगणित के क्षेत्र में विशेष रूप से जो है अपने योगदान के लिए जाना जाता है? नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा भास्कर, यानी सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो भारत में बीजगणित, याद रखिएगा, भारत में अगर बात करें तो बीज गणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था और आर्यभट्ट तथा ब्रह्मपुत्र ने कतिपय बीज गणितीय सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर या भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, 4 भागों, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। 61 लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय क्या था, यानी ये किसके क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए हुए थे? तो सही जवाब हो जाएगा, ये एक गणितज्ञ थे। बी ऑप्शन। गणितज्ञ
ये जो थे गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। और गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य, डी ऑप्शन। आर्यभट्ट थे। 63 आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ध्यान रखिएगा। 64 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट, डी ऑप्शन। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। 65 मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन, यानी सी ऑप्शन। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। 66 नंबर प्रश्न है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा वायु पुराण में, डी ऑप्शन। महानदी पौराणिक काल से भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक रही है। इस नदी को वायु पुराण में नीलोत्पला, महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोपला ये कहा गया है, और इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, कनक नंदिनी और महाश्वेता। 67 मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित है, इसकी रचना मनु के द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता जो है माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो सही जवाब है मनु। 69 निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? सेम प्रश्न सेम जवाब, सही जवाब है मनु को, बी ऑप्शन। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने, डी ऑप्शन। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा, यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। 71 शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज की, शून्य की खोज भारतीयों ने की, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो द नेचुरल हिस्ट्री का संबंध टॉलमी से दिया गया है, यह सही सुमेलित नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है प्लिनी द एल्डर थे, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 73 निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। दिए गए विकल्प में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पूर्व मध्यकाल का जो समय 800 से 1200 ईस्वी के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।